नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष ज्योग्राफी की कक्षा 8 की सीरीज का पार्ट 2 लेकर। इस कक्षा में आज हम भूगोल की पुस्तक जो एनसीईआरटी की है कक्षा 8 की, उसका पाठ नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इनके विषय में चर्चा करेंगे। इस पाठ को हम 2 क्लासेज में कवर करेंगे। आज की क्लास को पार्ट 2A और जो बाकी का जब बचा हुआ पार्ट होगा उसको पार्ट 2B में कल की क्लास में कवर किया जाएगा। तो आइए आज हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड अवश्य करें। हमारी अन्य प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, उन वीडियोज़ को भी आप अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अपने दोस्तों से वीडियो को अवश्य पहुँचाएँ। आइए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में 2 व्यक्ति रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। हमने देखा होगा कि अगर एक व्यक्ति उत्तरी अमेरिका में रहता है और एक व्यक्ति भारत में रहता है तो उसके जीवन व्यतीत करने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। यह क्यों होगा, अब ये भी देख लेते हैं। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, क्योंकि वहाँ की भूमि और यहाँ की भूमि का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी क्वालिटी है, उसमें डिफरेंस है। मृदा जो सोयल है उसमें डिफरेंस मिलेगा, जल में डिफरेंस मिलेगा, प्राकृतिक वनस्पति में डिफरेंस मिलेगा, प्राणियों में विभिन्नताएं मिलेंगी और प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी विभिन्नताएं आपको मिलेगी और इनके उपयोग में विभिन्नता, यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं, जो भूमि गुणवत्ता हो गया, मृदा हो गया, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी या प्रौद्योगिकी, इन सब के उपयोग में विभिन्नताएं मिलती हैं। और इन विभिन्नताओं के कारण ही 2 व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। अर्थात जहाँ पर जिस प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति उसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है। अर्थात जहाँ पर जल की अधिकता है वहाँ पर वो उस तरीके से जीवन व्यतीत करेगा, जहाँ पर जल की कमी है वहाँ पर वो उस तरह से जीवन व्यतीत करेगा। जैसे जहाँ पर अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर वनस्पति कैसी होती है, सघन वनस्पति पाई जाती है। जहाँ पर कम वर्षा होगी तो वहाँ पर विरल वनस्पति या बिल्कुल भी वनस्पति नहीं पाई जाएगी। ठीक। ऊंचे स्थान जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, स्थलाकृति कैसे डिपेंड करती है एक व्यक्ति को रहने के लिए। अगर पर्वतीय क्षेत्र में रहेंगे तो वहाँ पर ठंड होगी, तो वहाँ पर उसके अनुकूल जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मैदानी क्षेत्रों में मैदानों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्थान पर जितने भी संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति उन संसाधनों पर ही निर्भर होता है और उसी के निर्भरता के कारण उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत भी करता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि संसाधन के विषय में, ठीक है, कि भूमि संसाधन में क्या क्या होता है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, ये सबको पता है। भूपृष्ठ क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। जितने भी भूपृष्ठ दिख रहा है हमने देखा है कि जितना भी पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी की सतह का लगभग 30% भाग पर ही भूखंड पाए जाते हैं, अर्थात स्थल है। बाकी 70% पर क्या है, महासागर और जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जब 30% ही है और इसके सभी भाग आवास योग्य नहीं है, ठीक है, जितना 30% भाग पर स्थल है वहाँ पर भी सभी जगह व्यक्ति या मनुष्य नहीं रहता है, वहाँ पर प्राणी जीव नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की स्थलाकृति, जलवायु, अनेक ऐसे भौतिक कारक होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता है। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। भूमि अलग अलग प्रकार की मिलती है, कहीं पर ऊंची भूमि है, कहीं पर नीची है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है। जलवायु कहीं पर उष्ण जलवायु है, कहीं पर उपोष्ण जलवायु है, कहीं पर शीत जलवायु है, कहीं पर शीतोष्ण जलवायु है। तो जलवायु में भिन्नता के कारण और भूमि में भिन्नता के कारण क्या होता है, विश्व के जो अलग अलग जगह है वहाँ पर जो जनसंख्या मिलेगी वो भी अलग अलग मिलती है। कहीं पर कम जनसंख्या मिलेगी, कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी। हमने अभी पढ़ा था जब छठी क्लास में हम पढ़ रहे थे, तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में कम जनसंख्या निवास करती है।
यहाँ तक कि 10 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब कैसे डिफरेंट निर्भर करता है ये भी देख लेते हैं। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाकारता संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल और निर्जन है। अर्थात जहाँ पर जो भूस्थल है या पृथ्वी का जो स्थल है जहाँ ऊबड़ खाबड़ होगा वहाँ कम जनसंख्या मिलेगी। ठीक है, पर्वतों के जहाँ पर तीव्र ढाल होंगे अर्थात पर्वत पाए जाएंगे वहाँ पर कम जनसंख्या मिलेगी। जलाकारता संभावित निम्न क्षेत्र अर्थात जहाँ पर जल भरने की संभावना अधिक होती है वहाँ पर कम जनसंख्या रहेगी। मरुस्थलों में कम जनसंख्या रहेगी। ठीक है, और सघन वन क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक वन पाए जाएंगे वहाँ पर भी जनसंख्या क्या होती है, कम मिलती है। इसके विपरीत उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में, ठीक है, जहाँ पर मैदानों की उर्वरता अधिक होगी, उर्वरता अधिक होगी तो कृषि के अधिक होगी, वहाँ पर रोजगार के साधन अधिक पाए जाएंगे, रोजगार की संभावनाएं अधिक होंगी। इस वजह से क्या होता है कि जो उर्वर मैदान होते हैं या जो मैदानी भाग होता है वहाँ पर क्या होता है, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र होते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। भूमि उपयोग देख लेते हैं। भूमि उपयोग क्या है? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, हमने देखा है कि भूमि जितनी भी पृथ्वी पर भूमि है उसका हम उपयोग अलग 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 कार्यों के लिए करते हैं। जैसे कहीं पर कृषि के लिए किया जाता है, कहीं पर वनों के लिए किया जाता है, कहीं पर खुदाई या खनन के लिए किया जाता है, सड़कें बनाने के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए। ठीक है, तो हम अलग अलग प्रकार से जो भूमि का उपयोग करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम भूमि उपयोग कहते हैं। और समय के साथ साथ भूमि उपयोग में भी परिवर्तन होता है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पहला चित्र है, ये प्राचीन काल है। यहाँ पर क्या था, घर कच्चे थे, खेत होते थे। ठीक है, जो कृषि हो रही है वो जंतुओं के द्वारा की जा रही है। ठीक है ना, जो जुताई या कोई ऐसा कार्य होता था तो वो जंतुओं द्वारा किया जाता था। उसके बाद समय में परिवर्तन हुआ चित्र 2 में, तो आप देख सकते हैं घर कच्चे थे, यहाँ पर क्या हो गए, घर पक्के हो गए। ठीक है, जो कृषि है वो तकनीकों ट्रैक्टर वगैरह के द्वारा की जाने लगी। यहाँ पर आपको बिजली के तार भी दिख रहे हैं तो बिजली भी आ गई। उसके बाद धीरे धीरे जो है खेती कम हो गई, कार वगैरह ज़्यादा हो गई, वाहन ज़्यादा हो गए, परिवहन के साधन, बिल्डिंग्स ज़्यादा बन गई। और धीरे धीरे करके फिर जो चौथी स्टेज है उसमें क्या हो गया, खेत बिल्कुल समाप्त हो गए और प्रकृति के पार्क वगैरह बना दिए गए, उसके आसपास बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से समय के अनुसार क्या होता है, भूमि में परिवर्तन, जो भूमि उपयोग का होता है उसमें भी परिवर्तन आता चला जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो भूमि है उसको उपयोग करने के लिए कौन से कारक निर्भर होते हैं, भौतिक कारक निर्भर होते हैं। ठीक है, जहाँ पर वर्षा अधिक होगी, जहाँ पर मैदान होंगे और वर्षा सही होगी तो वहाँ पर क्या की जाएगी, खेती की जाएगी। ठीक है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होगी, सिंचाई के साधन नहीं होगी, तो चाहे वो मैदान भी हो वहाँ पर खेती नहीं की जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे भौतिक कारक प्रभावित करते हैं। तो स्थलाकृति, सबसे पहले स्थलाकृति प्रभावित करेगी। कहीं पर पर्वत होंगे तो वहाँ पर खेती नहीं होगी, या फिर वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती की जाएगी। ठीक है, कहीं पर पठार होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, खनन होगा, क्योंकि खनिजों की अधिकता पठारों के अंदर ज़्यादा होती है। और जहाँ मैदान होंगे तो वहाँ कृषि योग्य भूमि होगी। मृदा, जहाँ उपजाऊ मृदा होगी वहाँ कृषि होगी, जहाँ अनुपजाऊ मृदा होगी वहाँ कुछ और ही उद्योग लगाया जाएगा। जलवायु, जहाँ की जलवायु मनुष्य के रहने के अनुकूल, कृषि करने के अनुकूल होगी तो वहाँ पर भूमि का उपयोग उसी अनुसार होता है। खनिज और जल की उपलब्धता, ये दो अन्य कारक हैं। हमने बताया जैसे अभी कि पठारों में खनिज मिलेगा तो वहाँ पर खनन कार्य किया जाएगा। और जल की उपलब्धता, अगर जल की उपलब्धता अच्छी है तो कृषि कार्य होंगे या उद्योग धंधे भी लगेंगे। ठीक है, तो ये अनेक ऐसे भौतिक कारक होते हैं जो कि भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण निर्धारक है। ये तो प्राकृतिक कारक थे जो हमने ऊपर पढ़े, और कुछ मानवीय कारक भी होते हैं जैसे टेक्नोलॉजी। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा उतनी भूमि उपयोग में परिवर्तन आएगा। जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर कृषि का जो भार है वो ज़्यादा अधिक होगा भूमि के ऊपर, तो उसी अनुसार वहाँ पर भूमि उपयोग होगा। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। स्वामित्व अर्थात स्वामित्व, स्वामित्व होता है कि किसका अधिकार है भूमि पर। तो अधिकार के आधार पर भी भूमि को दो
भागों में बांटा जाता है। पहला निजी भूमि, निजी भूमि जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, उसको हम निजी भूमि कहते हैं। और सामुदायिक भूमि जिस पर एक समुदाय का अधिकार होता है, ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, सामुदायिक भूमि कहते हैं। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। जिस प्रकार हम आप अपने घरों में रहते हैं तो ये हमारी निजी भूमि है, ठीक है। लेकिन कोई समुदाय भवन है तो वो क्या होगा, हमारा सामुदायिक भूमि होगी, ठीक है। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। क्लियर बात है ये तो। सामान्य रूप से इन इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो जो सामुदायिक भूमि होती है उस पर ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि पूरे समुदाय को लाभ मिले। जैसे चारा बोया जाएगा, चारा पूरा समुदाय अपने पशुओं को खिला सकता है। फलों की खेती की जाएगी, औषधीय बूटों को एकत्रित करना, ठीक है, वहाँ पर औषधीय पौधे उगाए जाएंगे जिससे सभी को रोजगार मिल जाएगा, पूरे समुदाय को, ठीक है। तो यानी कि सामुदायिक भूमि में ऐसे कार्य को कार्यान्वित किया जाता है जिससे कि पूरे समुदाय को लाभ मिले। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो जो सामुदायिक भूमि है उसको हम क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख कारक हैं। तो जैसे जैसे कृषि में परिवर्तन आ रहा है, पहले कृषि कैसे की जाती थी, पुराने औजारों के माध्यम से पारंपरिक तरीकों से कृषि की जाती थी। अब तकनीकों का प्रयोग होता है, प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। मानव ने अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर तकनीकी में या प्रौद्योगिकी में विकास कर लिया है, इसके अनुसार कृषि की जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे कृषि में परिवर्तन हो रहा है और निर्माण संबंधी कार्य, उद्योग धंधे लग रहे हैं, फैक्ट्री लग रही है, कारखाने इत्यादि लगाए जा रहे हैं, तो इन सब के कारण क्या हो रहा है, निम्नीकरण, अर्थात जो मृदा है, जो भूमि है, उसका क्षय हो रहा है, उसको निम्नीकरण कहा जाता है। जब मृदा का क्षय हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, निम्नीकरण कहेंगे। तो निम्नीकरण जैसी समस्या आ रही है। भूस्खलन अर्थात भूमि के टुकड़े खिसक रहे हैं, भूस्खलन जैसी समस्या आ रही है। मृदा अपरदन जैसी समस्या आ रही है, क्योंकि वनों को काट देते हैं और अगर पानी, वायु इत्यादि माध्यमों से क्या होता है, मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चली जाती है, मृदा अपरदन हो रहा है। मरुस्थलीकरण अर्थात वर्षा कम होने लगी, वर्षा कम होगी तो फिर जो भूमि है उसकी उर्वरता खत्म हो जाएगी, और उर्वरता खत्म हो जाएगी तो वो सिर्फ मरुस्थल के रूप में रह जाएगी, ठीक है। जैसे हमने कल की कक्षा में पढ़ा था कि जो सहारा का मरुस्थल था, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि जो सहारा का मरुस्थल था वो भी कभी हरा भरा दिखता था, लेकिन पर्यावरण परिवर्तन के कारण जैसे जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन आया तो वहाँ पर वो मरुस्थल बनता चला गया, ठीक है। तो जिस प्रकार से कृषि में परिवर्तन हो रहा है, निर्माण संबंधी गतिविधियों में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, ऐसी समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही हैं। आगे बात करते हैं कि इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। हमने भूमि पढ़ लिया कि भूमि क्या थी, हमने भूमि संसाधन के उपयोग पढ़ लिए कि भूमि उपयोग किस प्रकार किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको संरक्षित करने के लिए क्या जाना चाहिए, वन रोपण अर्थात वनों को लगाना चाहिए। भूमि उधार यानी कि भूमि का जिससे संरक्षण हो सके ऐसे कार्य करने चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, अर्थात जो हम कीटनाशकों का और खाद उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं उनका उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या फिर उनका उपयोग सीमित कर देना चाहिए। अतिचारण पर रोक, अर्थात जो हम पशुओं को चराते हैं या हम चारागाह हैं तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है चारागाह, तो चारागाह खत्म होने से क्या होता है, मृदापर्दन होता है, तो इससे अतिचारण पर भी रोक लगा देनी चाहिए। और अगर हम इन सब कार्यों करेंगे तो भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त सामान्य तरीके हैं ये, अर्थात इन सब कार्यों करने से भूमि को संरक्षित किया जा सकता है। अब बात करते हैं भूमि का जो ऊपरी परत होती है उसको हम मृदा कहते हैं। भूमि की ऊपरी परत जो किससे बनी होती है, आपकी मिट्टी के छोटे छोटे चट्टानों के टूटने से जो कण बनते हैं उससे मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। अर्थात जो पृथ्वी का पृष्ठ है, भूमि का पृष्ठ है, जो सबसे ऊपर जो दानेदार परत है उसको हम क्या कहेंगे, मृदा कहेंगे, ठीक है। क्लियर है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। तो जो स्थल रूप होते हैं,
जिस प्रकार का स्थल रूप होगा वहाँ पर उसी प्रकार की मृदा पाई जाएगी। नदियों के आसपास जलोढ़ मृदा पाई जाती है, पठारों में लाल मृदा लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से मृदा होगी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से स्थल रूप होगा उसी प्रकार से वहाँ की मृदा भी होगी। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, तो मृदा का निर्माण किस किस से होता है? चट्टानों से प्राप्त जो खनिज होते हैं उनसे। जैव पदार्थ, जैव पदार्थ अर्थात मृत पशुओं, पेड़ पौधे जो दब जाते हैं चट्टानों के अंदर उनसे, और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से। ठीक है, चट्टानों से प्राप्त खनिजों से, जैव पदार्थों से, और भूमि पर पाए जाने वाले खनिज, यानी कि तीन चीज़ें बता दी गई हैं यहाँ पर। मृदा के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ सहायक है? तो चट्टानों से प्राप्त खनिज, जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिज। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। तो जो मृदा है वो किससे बनती है? अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से। अपक्षय और अपरदन में अंतर क्या है? तो अपक्षय में क्या होता है कि जब चट्टानें टूटती हैं तो वे टूट करके अपने स्थान पर ही गिर जाती हैं, उसको हम अपक्षय बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है। ठीक है, और जब चट्टानें टूट करके जो उनका अवसाद होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं, मास वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। क्लियर बात है? तो जब मृदा, जो चट्टानें टूट करके अपने स्थान पर गिरेंगी उसको हम अपक्षय या वेदरिंग बोल लेंगे, और जब चट्टानें टूट करके जो उनका अवसाद है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएगा किसी भी माध्यम से, वायु जल आदि माध्यम से, तो उसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन अर्थात सॉइल इरोजन। क्लियर बात है? खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अर्थात खनिज और जैव पदार्थ अगर इनका सही मिश्रण होगा, ह्यूमस की मात्रा सही होगी, ठीक है, बालू, क्ले, गाद, ये सब चीज़ें जो मृदा के अंदर मिलती है, ये अगर सही मात्रा में इनका मिश्रण होगा तो मृदा उतनी ही उपजाऊ होगी। और अगर सही मात्रा में इनका मिश्रण नहीं होगा तो मृदा मृदा जो होगी या मिट्टी जो होगी वो उपजाऊ नहीं होगी। मृदा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अब मृदा को कई कारक प्रभावित करते हैं, जो प्रमुख हैं हम उनको देख लेते हैं। जनक सेल, अर्थात जिन सेलों से मृदा का निर्माण हुआ है वो। रंग, मृदा का रंग, मृदा का गठन अर्थात उसका जो टेक्सचर है वो कैसा है, उसके रासायनिक गुणधर्म, खनिजों की मात्रा, उसके अंदर कौन कौन सी खनिजों की मात्रा मिलेगी, ये सब क्या करते हैं? इसकी पारगम्यता अर्थात मृदा की जो पारगम्यता होती है उसको क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। किस सेल से उसका निर्माण हुआ है मृदा का, कैसे रंग की मृदा है, कैसा टेक्सचर है उसका, कैसे रासायनिक गुणधर्म है उसके, और कैसे कैसे खनिजों की उसके अंदर मात्रा मिलेगी। ये क्या करेंगे? ये इससे पता चलेगा कि मृदा कितनी उपजाऊ है या कितनी उपजाऊ नहीं है। ठीक है, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, अर्थात कि कितने उच्चावच पर है। जैसे पर्वतों पर, पठारों पर क्या होती है? मृदा की परत पतली मिलती है। ठीक है, क्योंकि चट्टानी भाग है, और चट्टानी भाग के जो ऊपर बारीक पर कणों को तो बताया गया है मृदा, जो बारीक कण मिलते हैं उसको हम मृदा कहते हैं। लेकिन चट्टानों पर जो है, जो पर्वतीय भाग है, जो ढाल होगा, ढालनुमा अगर कोई स्ट्रक्चर होगा तो उस पर जो है मृदा कम रुकती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? जो मृदा का संचय है, मृदा का इकट्ठा होना, इसको प्रभावित करती है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस एक ऐसा पदार्थ होता है जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को अधिक करता है, और इसके निर्माण में कौन सहायक होता है? तो वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। और कौन ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? तो जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय। हमने बताया अपक्षय क्या था, कि चट्टानों का टूट करके अपने स्थान पर गिर जाना अपक्षय कहलाता है। तो ये चार जो कारक हैं, जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय, ये भी क्या करते हैं? ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो समय भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो क्या करता है? जो मृदा की जो परत है उसकी मोटाई कितनी होगी, इसको वो प्रभावित करेगा। अर्थात जहाँ पर अपरदन होगा तो वहाँ समय के साथ साथ क्या होता चले जाएगा? जो मृदा की परत है वो पतली होती चली जाएगी। ठीक है, तो क्या कर रहा है? समय भी इफेक्ट कर रहा है किसको? मृदा को। क्लियर है? अब मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं ये पढ़ लेते हैं। तो मृदा निर्माण के कारक होते हैं जनक सेल का स्वरूप, अर्थात किस प्रकार की सेल से मृदा का निर्माण हो रहा है। अवसादी सेल है,
आग्नेय शैल है, कायांतरित शैल है, किस प्रकार की शैल से हो रहा है। ठीक है। जलवायु कारक, जलवायु कारक अर्थात जलवायु से संबंधित जितने भी कारक होते हैं, जैसे कि मौसम, वर्षा, तापमान, सूर्य का प्रकाश आदि जो कारक हैं इनसे। स्थलाकृति, स्थलाकृति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है ना। पर्वतों पर पठार है, मैदान है, किस प्रकार का स्थल है, ये भी मृदा के निर्माण में जो है कारक प्रभावित करेंगे। जैव पदार्थों की भूमिका, जैव पदार्थ कौन कौन से, अभी हमने बताया कि पेड़ पौधे, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, ये क्या करते हैं, ये भी इसके मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, कितना समय लग रहा है मृदा के निर्माण होने में, मृदा बनने में, मिट्टी के बनने में कितना समय लगा। ठीक है, ये भी क्या करता है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। तो ये कुछ कारक थे जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का निम्नीकरण अर्थात कि मृदा में जो पोषक तत्व हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, जो जिनसे उसकी उपजाऊ क्षमता बनी हुई है, जब उन तत्वों की उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा निम्नीकरण बोलते हैं। क्लियर है। मृदा निम्नीकरण क्या है कि मृदा के अंदर जो पोषक तत्व, जो खनिज पदार्थ, जो न्यूट्रिएंट्स, जो ह्यूमस इत्यादि पाए जाते हैं, जो उसकी उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखते हैं, ठीक है, निरंतर बनाए रखते हैं, अगर उन तत्वों में कमी आनी स्टार्ट हो जाए या कमी आनी प्रारंभ हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा का निम्नीकरण कहते हैं। एक तो मृदा निम्नीकरण, और इसको संरक्षित करने के उपाय अर्थात मृदा को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है। अब देखते हैं मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो महत्वपूर्ण खतरे हैं। अर्थात एक तो सोइल इरोजन, हमने बताया था कि मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी माध्यम से पहुंचना, उसको हम क्या कहते हैं, सोइल इरोजन कहते हैं, अर्थात मृदा अपरदन कहते हैं। तो एक तो ये खतरा है मृदा के लिए। दूसरा उसकी क्षीणता, उसकी जो मोटाई है वो कम होती जा रही है, जो उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण खतरे मृदा के लिए हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मानव भी मृदा के निम्नीकरण में सहायक हो सकता है, और जो प्रकृति है वो भी। ठीक है, दोनों ही कारक मृदा के निम्नीकरण अर्थात जो मृदा में पोषक तत्व, जो खनिज पदार्थ इत्यादि पाए जाते हैं, उनमें जो कमी आ रही है वो मानव के द्वारा भी हो सकती है और प्रकृति के द्वारा भी हो सकती है। ठीक है। मृदा निम्नीकरण में कौन कौन सी चीजें सहायक होती हैं, किन वजह से मृदा निम्नीकरण हो रहा है, कौन से कारण है, ये देख लेते हैं। तो मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, वनों को काटना, अतिचारण, जो चारागाह है वो कम होना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, जो हम उर्वरकों का जो खाद इत्यादि डाला जाता है कृषि के दौरान फसलों में, उनका अत्यधिक उपयोग से क्या होता है, मृदा की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। वर्षा दोहन, वर्षा या तो बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना। भूस्खलन, भूमि का एक टुकड़ा, जो भूमि का टुकड़ा होता है जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है उसको हम भूस्खलन बोलते हैं। तो भूस्खलन और बाढ़, ये सब कारक क्या हैं, ये मृदा निम्नीकरण में सहायक की भूमिका निभाते हैं। इन कारकों के कारण या इन कारणों की वजह से क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। अब मृदा को संरक्षित किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो मृदा को संरक्षित करने के कुछ एक उपाय हैं, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से उपाय हैं। तो आप देख सकते हैं मृदा संरक्षित करने के लिए सबसे पहला उपाय दिया गया है मल्च बनाना। तो मल्च बनाना क्या होता है, पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। अर्थात हमने बताया था परवाल क्या है, आपको पिछली कक्षाओं में हमने बताया था परवाल क्या होते हैं, कि जब छोटे छोटे जीव जंतु या समुद्री जीव जब मर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका जो कंकाल होता है वो सतह पर इकट्ठा हो जाता है, और उसी सतह पर इकट्ठा होने से फिर उस पर ही कुछ सूक्ष्म जीव या कुछ समुद्री जीव उस पर फिर रहते हैं, और फिर जब वो फिर मर जाते हैं तो उन कंकालों के ऊपर ही उनके कंकाल इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे ये कंकाल थे, इनके ऊपर कुछ सूक्ष्म जीव रहे या समुद्री जीव रहे, फिर वो मर गए तो उनके कंकाल इकट्ठे हो गए। इसी प्रकार से फिर इनके ऊपर कुछ सूक्ष्म जीव या समुद्री जीव रहे, वो भी मर गए तो उनके कंकाल इकट्ठे हो गए। तो इस प्रकार से ये एक जो है परतदार परत बनती चली जाती है जो समुद्री जीव होते हैं उनके कंकालों से। इसको हम क्या बोलते हैं, परवाल बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे ये पेड़ है और ये पेड़ है, तो इनके बीच में जो ये जगह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, परवाल से ढक जाएगी ये सतह। और जब परवाल से ये सतह ढक जाती है तो जो
भूमि की जो आर्द्रता है, जो उसकी भूमि की नमी है, वो ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य की ऊष्मा है, उससे जो वाष्पनीय क्रिया है भूमि से नहीं हो पाती परवाल से ढकने के कारण। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्च बनाना बोलते हैं। आगे है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म क्या होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन पर खेती को सीढ़ीनुमा खेत बना करके खेती की जाती है। सीढ़ीनुमा खेत बनाने से एक बेनिफिट ये होता है कि जो मृदा अपरदन होता है, क्योंकि जो पर्वत की ऊंचाई से शीर्ष से, अर्थात ये पर्वत है, अगर यहाँ शीर्ष से हम पानी डालते हैं तो डायरेक्ट जो है ये क्या करेगा, जो पर्वत की सतह है या जो सरफेस है इसका, उसको काटते हुए नीचे की तरफ आएगा, अर्थात जो भूमि का अपरदन है वो तीव्र होगा। लेकिन अगर हम यहाँ इस तरह से इसको इस तरह से बना देते हैं तो क्या होगा, जो भूमि की तीव्रता है, जो जल की तीव्रता ऊपर से आ रहा है बह करके, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है सीढ़ीनुमा खेत बनाने से। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अर्थात वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर पर्वत तीव्र ढाल होंगे। ठीक है ना, जहाँ पर जो खड़ा ढाल होता है, तेज ढाल होते हैं, वहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, ऐसे समतल सोपान बनाए जाते हैं, अर्थात सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। और इससे क्या होगा, क्योंकि सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं तो इस तरह से बनाई जाएगी, फिर इस तरह से बनाई जाएगी, तो ये सतह पर फिर हम खेती कर सकते हैं, यहाँ पर खेती कर सकते हैं, इस तरह से फिर यहाँ पर खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि फसल हम वहाँ पर उगा सकते हैं। इससे जो पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जब जल ऊपर से सीढ़ीनुमा खेत से होकर गुजरता है तो वो मृदा का अपरदन बहुत कम मात्रा में कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अर्थात जुताई किस प्रकार की जानी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ समोच्च रेखाएं क्या होती हैं। उच्चावच के आधार पर जो रेखाएं खींची जाती है, जैसे यहाँ का उच्चावच 200 है, समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ पर 200 है, तो हम क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई 200 है, यहाँ पर भी 200 है, तो हम इसको इसको मिला देंगे आपस में। और क्या किया जाता है, फिर जुताई इसी आधार पर की जाती है कि यहाँ पर अलग प्रकार से जुताई की जाएगी, यहाँ पर अलग प्रकार से जुताई की जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समोच्च रेखीय जुताई बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जब जल नीचे बह के आता है तो वो प्राकृतिक अवरोध के द्वारा ही वहाँ पर रुक जाता है। ठीक है ना, प्राकृतिक अवरोध जो है पैदा हो जाता है समोच्च रेखीय जुताई के कारण, तो वो मृदा का अपरदन जो है या मृदा का कटाव है वो रोक देता है। हम इसके आपको डायग्राम दिखा देते हैं कि किस तरह से होता है। आप देख सकते हैं, देखो ये वेदिका फार्म है और यहाँ पर ये सीढ़ीनुमा खेत है, जब ऊपर से जल आएगा तो वो मृदा का अपरदन कम करेगा। अब मैंने आपको बताया था क्या कि समोच्च रेखा रेखा क्या होती है कि जो सेम उच्चावच वाले स्थान है उनको एक लाइन से मिला देते हैं। जैसे ये सेम उच्चावच वाली लाइन है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर अलग प्रकार से हमने जुताई की है, और ये बीच वाला है ये अलग उच्चावच की लाइन है, तो इसमें अलग प्रकार से जुताई की गई है। इससे क्या होगा, एक प्राकृतिक अवरोध पैदा हो जाएगा जो मिट्टी के कटाव को नहीं होने देगा। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं, ये देख लेते हैं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों से लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण बचा जा सके। जैसे ये हमारा ये आपका तट हो गया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लाइन वाइज से हम इस तरह से पेड़ लगा देंगे, और जब हवा आएगी तो वो पेड़ों से टकरा करके वापस ली जाएगी, या फिर पेड़ों से नीचे बीच में से जो उसकी गति है पवन की वो क्या कर देगी, कम कर देगी। पेड़ों के द्वारा पवन की गति कम हो जाएगी, जिससे वायु के द्वारा जो मृदा अपरदन होगा वो कम मात्रा में होगा। इसका भी हम चित्र आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये रक्षक मेखलाएं हैं, और ये आपके लाइन वाइज से क्या है, ये पेड़ लगे हुए हैं। ये जब वायु इनसे टकराएगी तो वायु की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो कम मात्रा में मृदा का अपरदन करेगी। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, ये तटीय क्षेत्रों में होते हैं। अब आपका है समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। तो क्या किया जाता है कि जो समोच्च रेखाएं होती हैं, समोच्च रेखाएं हमने बताई थी कि जो एक ही उच्चावच वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहते हैं। और उन समोच्च रेखाओं के पास में क्या कर दिया जाता है, पत्थर, घास, ठीक है, ये इत्यादि चीज़ें लगाई जाती हैं, और उसके आसपास में क्या कर दिया जाता है, गड्ढे खोद दिए जाते हैं या खाई बना दी जाती है, ताकि जो पानी आए वो वहीं पर इकट्ठा हो जाए, वो आगे ना जा पाए। ठीक है, और आगे नहीं जाएगा तो मृदा का अपरदन भी वहाँ पर नहीं होगा। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। जिस प्रकार से नदी के आसपास हम क्या करते हैं, नदी के किनारों पर बांध बना देते हैं ताकि उसके प्रवाह जो होता है मंद हो जाए या कम हो जाए, और या फिर नियंत्रित किया जा सके।
ठीक है। और जब उसका प्रवाह नियंत्रित किया जाएगा तो वो क्या करेगा, मृदा को कम नुकसान पहुंचाएगा। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। अर्थात एक ही प्रकार की फसल न उगा करके अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाना, क्योंकि अब जब हम एक ही प्रकार की फसलें उगाते चले जाते हैं तो मृदा की जो उर्वरता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो मृदा का जो संरक्षण है वो सही प्रकार से होगा। तो हमने कितने आपको तरीके बताए मृदा संरक्षण के, मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएँ, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, चट्टान बांध और बीज की फसल उगाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो दूसरा हमारा संसाधन है महत्वपूर्ण, जल। ठीक है, ये भूमि संसाधन के विषय में हमने बात की थी, अब जल संसाधन के विषय में हम बात करेंगे। तो जल संसाधन क्या है, आप देख सकते हैं लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों से में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यह गलत वर्ड है यहाँ पर। तो कितने वर्ष पहले जीवन प्रारंभ हुआ था पृथ्वी पर, लगभग 3.5 वर्ष पहले। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये महासागरों से ही काई के रूप में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। हमें पता है कि 70% भाग के आसपास जो है महासागरों से ढका हुआ है, तो 2/3 भाग पर यहाँ पर अब भी महासागरों से ढके हुए हैं। और ये क्या करते हैं, विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को जीवन में मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर बात है, क्योंकि समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु, अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। महासागरों का जल लवणीय होता है, अर्थात इसमें नमक या सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जो मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात मानव इसका उपयोग नहीं कर सकता है। एलेवन जल केवल 2.7% है। जो एलेवन है जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, जिसको मानव उपयोग में ला सकता है, तो वो कितना है, सिर्फ 2.7% है। और इसका भी 2.7% का भी जो 70% भाग है वो बर्फ़ की चादर के रूप में है, यानी कि बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। कहाँ पर, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड के पर्वतीय प्रदेशों में। ठीक है, तो ये 2.7% जल है टोटल, जो 11 है उसका भी 70% जल कहाँ पर है, बर्फ़ की चादरों के रूप में सुरक्षित है, संचित है। ठीक है, और अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुँच से बाहर है। तो 2.7% का भी अगर आप निकाल लें 70%, तो जो जल होगा वो भी हमारी पहुंच से बाहर है, वो मानव की पहुंच से बाहर है। ठीक है, एलेवन जल कितना है, 2.7%, और उसका भी 70% पर्वतों पर बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, जो हमारी पहुंच से बाहर है। सिर्फ एलेवन जल का कितना, लगभग 1% जल। ठीक है, लगभग कितना, 1% जल जो है हम उपलब्ध है हमारे उपभोग के लिए। बस 2.7% था ना, और उसका 70% निकालेंगे तो 1.7% निकल जाएगा, और कुल बचेगा कितना, 1% के आसपास। तो लगभग 1% जल ही हमारे उपभोग के लिए भू सतह पर या भूमि की सतह पर हमें अवेलेबल है, उपलब्ध है। ठीक है, वह मानव के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल के रूप में, यानी कि जो भूमि के अंदर जल संचित है उसके रूप में, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, और पृष्ठीय जल के रूप में, जो हमें भूमि के पृष्ठ पर जल दिखता है, एलवड़िया जल, उसके रूप में बस, और या फिर वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में संचित है। कहाँ कहाँ पर मिलेगा, जो 1% जल है जो जिसका उपयोग मनुष्य कर सकता है, तो वो भूमि के अंदर भौम जल के रूप में मिलेगा, या नदियों पर मिलेगा, या झीलों में मिलेगा, या पृष्ठीय जल, या फिर जलवाष्प के रूप में हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि 1% है तो एलवणीय जल का पृथ्वी पर सर्वाधिक मूल्यवान पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि 1% जल ही हम उपभोग के लिए हमारे लिए अवेलेबल है, इसलिए सिर्फ क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है हमारा। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। जल की मात्रा है उसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं और ना ही हम इसको घटा सकते हैं। इसकी मात्रा स्थिर रहती है हमेशा, जितने भी जल है उसकी मात्रा उतनी ही रहेगी, ना तो हम उसको बढ़ाएंगे ना उसको हम घटा सकते हैं। हम कितना ही यूज़ कर लें, लेकिन यूज़ करने के बाद ही वो वापस समुद्र में चला जाएगा। ठीक है, यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसे जल चक्र कहते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि महासागरों का जल वाष्पित हुआ, वाष्पित होने के बाद ये वायु में जलवाष्प के रूप में गया, जलवाष्प जो है ठंडी होकर संघनित हो गई, बादल बन गया, और बादल बनने के बाद फिर जब ठंडी होकर संघनित हो जाएगी तो ये वापस वर्षा के रूप में नीचे जो है ये पृथ्वी की सतह पर आएगी, और पृथ्वी की सतह पर आकर फिर ये वापस समुद्रों में चली जाएगी।
तो इस प्रकार से एक चक्र का निर्माण होगा जिसको हम जल चक्र कहते हैं। 11 जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है, तो जो जल के अंदर कमी आ रही है, जिसका भूमि जो एल्वनीय जल है, जो सोडियम क्लोराइड रहित जल है, जिसका उपयोग मानव कर सकता है, तो उसकी कमी किस कारण आ रही है? तो एक तो बढ़ती जनसंख्या के कारण, दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस कारण से। भोजन, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की आवश्यकता अधिक होगी, उस कारण से। और कुछ एक फसलें हम ऐसी उगाते हैं जो नकदी फसलें होती हैं, ठीक है, वो खाद्यान्न फसलें नहीं होती हैं, वो नकदी फसलें होती हैं, उनके कारण। और बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण, क्योंकि जब नगरीकरण बढ़ता है तो सड़कों का निर्माण होगा, और सड़कों का निर्माण होगा तो जो वर्षा का जल है वो भूमि के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। और बेहतर होता है जीवन स्तर, और हम अपने जीवन स्तर को जिस तरह से बढ़ाते चले जा रहे हैं, अच्छा करते चले जा रहे हैं, उसके कारण भी जो हमारा अलवणीय जल की जो आपूर्ति है उसमें कमी आ रही है। जल की उपलब्धता की समस्या, ये तो थी जल के विषय में बात। अब जल की उपलब्धता में क्या क्या समस्या आती है और कहाँ कहाँ पर ये समस्या है। तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की समस्या है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है? तो अधिकांश अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पर, पश्चिमी एशिया में, दक्षिणी एशिया के अंदर, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको में, दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग, और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलावनीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक देश थे जहाँ पर जो अलावनीय जल है या जो पीने योग्य जल है, उपयोग करने योग्य जल है, उसकी कमी इन देशों के अंदर बहुत ज़्यादा है। आगे बात कर लेते हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। तो वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है जहाँ पर वर्षा कम होती है, अर्थात वहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है, तो इसलिए इन देशों में क्या होता है, जलाभाव अर्थात जल का जो अभाव होता है उसकी समस्या यहाँ पर बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो जल का अभाव है वो किसके परिणाम स्वरूप होता है? मौसमी वर्षा के कारण या वार्षिक वर्षा के कारण, ठीक है। कुछ वर्षा ऐसी होती है जो मौसम के ऋतु, कुछ निश्चित ऋतु में या निश्चित मौसम के अंदर होती है, ठीक है। अगर वो वर्षा ना हो तो वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। कुछ वार्षिक वर्षाएं होती हैं, ठीक है, कुछ जगह पर वर्ष में किसी भी समय वर्षा हो जाती है, वार्षिक वर्षाएं होती हैं। तो या तो अगर वार्षिक वर्षा या मौसमी वर्षा अगर कम होती है तो क्या होगा, वहाँ पर जलाभाव वाली समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण, अर्थात हम अगर जल का अधिक उपयोग करते हैं उसकी वजह से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। और जो जल के स्रोत हैं उनको जब हम प्रदूषित करें, जैसे नदियों को प्रदूषित करना, झीलों को प्रदूषित करना, ठीक है, उनके कारण भी जो इसकी मात्रा में कमी आ रही है। अब इसका संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है ना, जल संसाधन का जो संरक्षण है वो किस प्रकार करें? तो इसके संरक्षण के लिए आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। क्लियर है? क्योंकि शुद्ध जल जो हमारी पहुंच तक है हम उसको प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो शुद्ध जल है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। इसका अतिउपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, ठीक है। जब हम इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे या फिर हम इसको प्रदूषित कर देंगे तो ये हमारे यूज के लिए नहीं रहेगा। जल के प्रमुख संदूषक, अर्थात जल किन किन कारकों के द्वारा प्रदूषित होता है? अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, जो नाली है, जो मल है, वो डायरेक्ट क्या किया जाता है, नदियों में, झीलों में ऐसे ही बहा दिया जाता है। कृषि रसायनों का विसर्जन, जो कृषि करने के दौरान जिन रसायनों उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है उनको हम ऐसे ही पानी में बहा देते हैं। जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव, जो जल निकाय होते हैं उसके अंदर, अर्थात नदी, झील, तालाब, इसमें क्या किया जाता है, जो फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी हो जाता है उसको बहा दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इन सब में जो संदूषक थे इन सब में क्या होता है, नाइट्रेट धातु और पीड़कनाशक होते हैं जो जल को प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है ना। जो फैक्ट्री से निकलने वाला जल होता है या जो कृषि के दौरान रासायनिक उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं या फिर जो वाहित मल होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी मिले होते हैं जो कि जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब जल को प्रदूषण से किस प्रकार बचाया जा सकता है, इसके उपाय क्या क्या हैं? जल को बचाने के क्या क्या उपाय हैं, तो इसको देख लेते हैं। प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात जब हम जल को
नदियों में, तालाबों में छोड़ते हैं प्रदूषित जल को, तो उस जल को वहाँ पर छोड़ने से पूर्व उसको शुद्ध किया जाए, ठीक है ना। उसको शुद्ध करके फिर अगर हम नदियों में छोड़ेंगे तो इसका इतना प्रभाव नदियों पर नहीं होगा। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। तो वन जो होते हैं वो, और वनस्पति आवरण जैसे घास, झाड़ियाँ इत्यादि, अगर ये पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे तो जो प्रवाह होता है, जो जल के द्वारा कटाव होता है मिट्टी का, जो वायु के द्वारा कटाव होता है, तो वो कम गति से होता है, ठीक है। और भूमि के जल को पुनः पूरित करते हैं। और वन के द्वारा और वनस्पतियों के द्वारा क्या होता है, जो भूमि का जल होता है वो, उसकी जो स्थिति है वो एक जैसी बनी रहती है, उसमें कमी नहीं आती है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे वनों को काट रहा है, वनस्पतियों को ख़त्म कर रहा है, तो इससे ये समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। जल संग्रहण के माध्यम से भी हम कर सकते हैं जल को संरक्षित। किस प्रकार से, कि जो वर्षा का जल है उसको हम संग्रहित करके तालाब बना करके उसको इकट्ठा कर लें, तो जो भूमि के अंदर जो जाना होगा वो भूमि के अंदर चले जाएगा, बाकी का बचा हुआ हम कृषि कार्यों में, अन्य कार्यों में उसका उपयोग कर सकते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक प्रकार से पक्का करना चाहिए। जो नहरें होती हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, जो फसलें होती हैं उनको सिंचित किया जाता है, तो नहरों को हम पक्का करके जो उनका रिसाव है उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि नहरों से जल रिस करके इधर उधर चला जाता है जो यूज़फुल नहीं होता है। तो उसको हम अगर नहरों को पक्का कर देंगे तो जो जल की जो वेस्टेज है रिसाव के कारण वो कम मात्रा में होगी। आगे है आपका ये, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी है। अर्थात रिसाव को कम, रिसाव हो और वाष्पीकरण कम हो, तो इसके लिए एक विधि होती है स्प्रिंकलरों से सिंचाई। स्प्रिंकलर होते हैं, आपको हम चित्र दिखा देते हैं स्प्रिंकलर क्या होते हैं। तो इस प्रकार से पाइप होते हैं जो फुहारे टाइप में चलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर बोलते हैं। इस प्रकार से अगर सिंचाई की जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी और रिसाव भी कम होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। तो जहाँ पर शुष्क प्रदेश है और जहाँ पर वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर टपकन विधि से, अर्थात बूंदें टपकती रहेंगी, उस विधि से हमें क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो जल की जो मात्रा है वो एक जैसी बनी रहेगी, जल का वाष्पीकरण कम होगा, ठीक है। तो और इन सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, बहुमूल्य जल को, संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। तो जो जल संसाधन है इन सब विधियों को अपना करके हम जल को बचा सकते हैं। क्लियर है। तो ये सब थी आपके, हमने दो संसाधन पढ़े आज, भूमि संसाधन और जल संसाधन, ठीक है। और अब आगे आने वाली जो कक्षा है, कल वाली कक्षा में हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के विषय में पढ़ेंगे, और कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं उसको भी हम अवश्य देखेंगे। आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे, और आज की कक्षा को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कक्षा पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक उसको अवश्य शेयर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल का नाम है लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। हमारी सभी वीडियोज़ को अवश्य देखें, उनकी प्लेलिस्ट के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।